Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. In this video we're going to talk about root mean square value of AC. टेंशन ना लेना, पूरी फील पूरा खुशबू आ जाएगा विद इन 5 मिनट. टेंशन ना लेना. इसके बाद न्यूमेरिकल डेरिवेशन और बहुत सारी चीजें करने वाले हैं. बहुत सारी चीजें फिर क्या बचती हैं? कुछ नहीं. ठीक है ना. देखो अगर आपसे कह दिया भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कहूंगा, भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना. देखिए बहुत सिंपल सी बात है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC का मतलब है कि मान लो कि अगर आपके पास एक डायरेक्ट करंट सर्किट है, एक सर्किट में डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है और एक सर्किट में अल्टरनेटिव करंट फ्लो हो रहा है. कह दिया जाए कि भाई इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप आसानी से बता दोगे कि भाई इसमें 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है. कितने का? 10 एम्पीयर करंट. ठीक है. अब आपने कह दिया 10 एम्पीयर करंट, तो भाई ये चीज फिक्स हो गई. डायरेक्ट करंट में करंट का मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है ना. जबकि अगर आपसे कह दिया जाए भाई ये AC सर्किट है, इसमें कहा जाए आपसे कि इसमें कितने का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं भाई AC सर्किट में तो करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदलता है. अगर करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदलता है तो भाई जीरो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, 0, 0.1, 0.2, 0.3. दैट मींस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट जो है करंट की वैल्यू बदल रही है. तो इसमें करंट वेरी करता है 0 से लेकर 10 एम्पियर तक. तो हम इसमें जैसे हमने इसमें कह दिया कि भाई इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, हम इसमें क्या बोलेंगे कि 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. नहीं, वो 10 एम्पियर तो जो है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए. इसके बाद करंट बदलेगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1, है ना. बस समझ रहे हो. तो यहां पर जो है, यहां पर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को चूज नहीं कर सकते कि इतना करंट फ्लो हो रहा है. क्या बोलेंगे? अब इसी चीज को डिसाइड करने के लिए, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ AC, है ना. ये बताने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू, दैट मींस ये बताने के लिए कि एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट कितना है ये, इसके लिए जो है हमें RMS वैल्यू ऑफ AC का कॉन्सेप्ट मिला. RMS वैल्यू का मतलब होता है इफेक्टिव वैल्यू. एक्चुअली RMS कैलकुलेशन है, लेकिन RMS वैल्यू ऑफ AC का मतलब क्या है? उसका मतलब है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, है ना. भाई इसमें करंट जो है हर जो है इंस्टेंट पर वेरी कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इस करंट का इफेक्ट कितना है, दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू, है ना. हमने कहते हैं भाई इसमें करंट तो फ्लो हो रहा है 0 से लेकर 10 एम्पियर तक का, लेकिन जो जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है वो 7.07 एम्पियर का होता है. तो ये जो 7.07 एम्पियर है, दैट इज कॉल्ड इट्स RMS वैल्यू. ठीक है. चलो एक चीज समझाने के लिए, भाई अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है? ये 7.07 एम्पियर का वर्क कर रहा है ना. इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा. लेकिन फिर भी जो है एक बार इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अच्छा, हम कैसे मेजर करेंगे नॉर्मली अगर हमें करना हो कि इसका जो है इफेक्ट कितना होता है. ठीक है. तो देखो इसको हम कंपेयर करते हैं विद DC सर्किट. ठीक है. चलो हमने कह दिया कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है. भाई AC को DC के साथ कंपेयर करना है तो किस तरह से करना पड़ेगा? भाई देखो AC मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट दोनों ही शो नहीं करता, जबकि DC मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट शो करता है. तो इस बेसिस पर तो इनका कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक करता है दूसरा नहीं करता. लेकिन हीटिंग दोनों करते हैं, तो हीटिंग के बेसिस पर हम दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे. तो हमने कहा कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें जो है पानी भरा हुआ है. तो हमने क्या किया कि इसमें AC फ्लो कराया, है ना. ये मान लो हमारे पास एक हीटिंग रॉड है, इसमें AC फ्लो कराया 0 to 10 एम्पियर और 10 मिनट हीटिंग की. पता किया कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया. ठीक है. हमें पता करना है कि इसने कितने का वर्क किया, कितने एम्पियर का के बराबर वर्क किया. तो देखो हम क्या करेंगे, हमने इसमें DC करंट फ्लो कराया, एक रॉड में DC करंट फ्लो कराया. तो हमने देखा कि हमने DC इसमें करंट फ्लो कराया 10 एम्पियर का. ठीक है. तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म हो गया, लेकिन वो 8 मिनट में ही होगा. कितना? 8 मिनट में ही हो गया. ठीक है. तो हमने एक काम किया कि ये जल्दी गर्म कर रहा है, इसका मतलब 10 एम्पियर ज्यादा है इस वैल्यू से. ठीक. तो हमने एक काम किया कि अब इसमें जो है 9 एम्पियर का करंट फ्लो कराया. कितने का? 9 एम्पियर का DC, है ना. तो देखो क्या होगा भाई, अब जो है इसने 9 मिनट ले लिए. कितने? 9 मिनट ले लिए. ठीक है. अच्छा, धीरे धीरे हमने जो है इसमें 8 एम्पियर का करंट फ्लो कराया. इसने 100 डिग्री सेल्सियस पानी तो गर्म किया, लेकिन जो है इसने जो है कितना? 9.5 मिनट का टाइम ले लिया. इसी तरह से हमने जो है करंट की वैल्यू को और कम किया, और कम करते करते जो है हम जो है 7.07 एम्पियर हमने करंट किया DC, एक कांस्टेंट के साथ फ्लो होगा. तो हमने देखा कि करेक्ट इसने 10 मिनट में जो है पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया. इसका मतलब यह है कि 0 to 10 एम्पियर करंट 7.07 एम्पियर का इफेक्ट प्रोवाइड करता है. एंड दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, और इस इफेक्टिव वैल्यू को ही हम RMS वैल्यू कहते हैं. अब इस RMS वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो देखो इसको समझो. भाई RMS वैल्यू का जो फुल फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड रूट मीन
स्क्वायर वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट का मतलब सुनो, ये लगा दिया हमने रूट मीन स्क्वायर ऑफ AC, है ना, ये लगा दिया हमने रूट। अब मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब होता है एवरेज, है ना। तो भाई इसमें बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय n। दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ा ना दी है। करंट तो जो है हर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बदल रहा है, 0.01 0.02 0.03 0.04 0.1 0.11 0.12 इस तरह से। तो यहाँ पर जो है n नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। तो RMS वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए हमें डेरिवेशन करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, RMS वैल्यू ऑफ AC की कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, दैट मीन्स डेरिवेशन कैसे किया जाता है। RMS का मतलब आप समझते हो, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नॉर्मल से फिर से वही बात कहूंगा कि अगर हमारे पास जो है कुछ डिस्क्रीट वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनका जो है मीन निकालना आसान होता है। लेकिन हमारे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इन AC, तो क्या करोगे फिर वहां पर जो है इस तरह से नॉर्मल मेथड से मीन नहीं निकाला जाता, वहां पर मीन निकालने के लिए इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज होता है। तो भाई कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन, अगर हमें पहले करंट का मीन निकालते हैं ना, मीन, फिर करेंगे मीन का स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर रूट। पहले निकालो मीन, करंट का मीन, फिर जो है मीन का स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर रूट। तो देखो क्या किया हमने, यहाँ पर हमने लिखा IRMS। पहले निकालो मीन का मतलब एवरेज। देखो एवरेज अगर हमें निकालना है तो 0 से लेके t और I0 साइन ओमेगा t dt, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। ये तो हमारा हो गया मीन, दैट मीन्स एवरेज करंट, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, मीन निकाल दिया, मीन के बाद स्क्वायर करो, तो भाई इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका मीन स्क्वायर का मीन, दैट मीन्स टोटल टाइम t से। टाइम पे डिवाइड नहीं करते भाई, मेथड क्या होता है कि ऊपर वाले का स्क्वायर अपॉन टोटल टाइम। चलिए भाई, इसके बाद हमने मीन लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, अब इसके ऊपर लगा दो रूट। तो ये जो हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का तरीका हो गया, दैट इज कॉल्ड IRMS, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए, थोड़ा सा इसको जो है अच्छा दिखे, तो हमने एक काम किया, इसका रूट हटा दो या फिर जो है दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये इसका रूट हट जाएगा नाउ, ठीक है ना। नाउ हमने क्या किया, इसका रूट हटा के यहाँ पर स्क्वायर आ गया। चलिए भाई, अब देखो कितना बचा है यहाँ पे देखो 1/t ये रहा, 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन है, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। नाउ IRMS का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। यहाँ पे आपका I0 स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब क्या करेंगे, अब करेंगे IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर t, और देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होना होता तो वो आसानी से हो जाता, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो हमने पढ़ा हुआ भाई ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो केवल डायरेक्ट इस बात को सुन लें कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हमें याद करना पड़ेगा। नाउ IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन होना है 0 से लेके t तक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t, ठीक है, dt। 2 को बाहर निकाल दिए। चलिए भाई इंटीग्रेशन करें इसका, नाउ इंटीग्रेशन करो इसका। अब इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है इसका, देखो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2t। अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 का, अच्छा देखो ऐसा कर लें, ऐसे कर लो कि 0 से लेके t, अच्छा ये 1 का इंटीग्रेशन dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन कर लो 0 से लेके t, और ये cos 2 ओमेगा टी dt। अच्छा याद रखना एवरेज वैल्यू, याद रखो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस cos 2 ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल, या फिर हम बोले याद रखो वैल्यू ऑफ, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, चाहे वो आपका cos 2 ओमेगा टी हो या फिर sin 2 ओमेगा टी फॉर कंप्लीट साइकिल 0 से लेके t तक, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हियर
वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी dt फॉर कंप्लीट साइकिल, इज 0। ये वैल्यू आपकी हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, अकेला cos 2 ओमेगा टी के लिए नहीं, sin 2 ओमेगा टी के लिए भी ये वैल्यू 0 होती है। तो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और आपका ये हो गया 0 to t इंटीग्रेशन 1 dt, ठीक है ना। क्या करोगे, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पे देखो इसको हम बोल देंगे भाई t, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके t तक। तो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कैपिटल T, और t से t कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका IRMS इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट लगेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ क्या बचा भाई, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अगर हमें RMS वैल्यू ऑफ AC निकालना है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें रूट 2 का डिवाइड लगा दो, जो मैक्सिमम वैल्यू उसमें रूट 2 का डिवाइड लगा दो, ठीक है ना। तो रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.7, तो IRMS इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि EMF के लिए तो IRMS इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ ई नॉट, ठीक है ना। तो जो भी आप अगर निकालना हो भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी किस चीज़ की, जो है सॉरी RMS वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू में 0.7 का अगर आप इंटू कर देंगे 707 का, तो हमें इफेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी किसी भी जो है सर्किट में, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा RMS वैल्यू ऑफ AC के लिए डेरिवेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, लेकिन उससे पहले कुछ बात करें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पर। देखिए आपसे पूछा जाता है कि जो भी हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं उस पर जो लिखा जाता है 5 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट, वो कौन सी वैल्यू होती है, तो आपका आंसर होता है कि दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ AC, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक बल्ब लेकर आए, उस पर लिखा हुआ 15, उस पर लिखा हुआ है 5 एम्पियर करंट, तो उसका मतलब क्या है, उस पर जो है इफेक्टिव वैल्यू लिखी हुई है, उस पर RMS वैल्यू ऑफ AC लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस तैयार किए जाते हैं वो RMS वैल्यू पर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। नाउ इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि AC और DC ऑफ सेम वोल्टेज विच इज मोर डेंजरस, है ना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, AC 220 वोल्ट, है ना, और लिखा हुआ है DC 220 वोल्ट, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा डेंजरस है, तो याद रखना कि हमारे लिए तो दोनों ही खतरनाक है, लेकिन अगर कंपैरिजन की जा रही है कि ज्यादा डेंजरस कौन है, तो आंसर आपका होगा AC। क्यों, क्योंकि याद रखना कि हमेशा RMS वैल्यू पीक वैल्यू से छोटी होती है। जैसे हमने कहा कि 0 to 10 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, पीक वैल्यू 10 है, तो RMS वैल्यू 0.707। इसी तरह से हमारे जो भी डिवाइसेस अगर उस पर लिखा हुआ AC 220 वोल्ट, इसका मतलब ये RMS वैल्यू लिखी हुई है, और RMS वैल्यू पीक वैल्यू से हमेशा छोटी होती है। तो अगर हम इसकी पीक वैल्यू निकालेंगे तो 220 का इंटू √2 से कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 311 वोल्ट। तो याद रख लेना कि भाई 311 वोल्ट तक इसकी पीक वैल्यू जाएगी, और इसका तो पीक ही जो है 220 है, समझ पा रहे हो। तो AC ज्यादा डेंजरस होता है DC की कंपैरिजन में, ये बात आपको याद रखनी है भाई। इसके बाद आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले बेस्ड होंगे, नाउ है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अच्छा देखो, आपसे कह दिया गया कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC इन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले AC की जो इफेक्टिव वैल्यू है करंट इज 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर क्या है, ये आपकी इफेक्टिव वैल्यू है। नाउ आपसे कह दिया फाइंड पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो I नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, √2 टाइम्स IRMS वैल्यू। तो बस कुछ नहीं करना भाई, I नॉट में जो है आप √2 का इंटू कर दो, दैट मीन्स 5 में अगर आप √2 का इंटू कर दोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, I नॉट की अप्रॉक्स आपका जो है 7.5 ये चलो ठीक है 8.5 अप्रॉक्स आपको एम्पियर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। नाउ ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपसे ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 7.0, है ना, 7.0, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर टाइम
1/300 सेकेंड, ठीक है ना। अगर आपको 1/300 सेकेंड के बाद जो है कितनी वो होगी करंट की वैल्यू वो निकालना है, तो कैसे निकालोगे, I = I0 sin ओमेगा टी, I0 sin ओमेगा टी, इतना याद रखना है ना। ये t क्या है, ये t है 1/300 सेकेंड, है ना। इसके बाद जो है करंट की वैल्यू क्या होगी, तो बस सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, I0 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आई आपकी अप्रॉक्स 7.0 मान लो, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा का मतलब क्या है भाई, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 2π न्यू इंटू टाइम की जगह क्या लिखोगे 1/300 सेकेंड। चलिए भाई, तो I = आपका आ गया 7.0 इंटू साइन और 2π, फ्रीक्वेंसी की जगह कितना लिखना है, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज ना, इंटू 1/300, बस ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका बचेगा आपका जो है 6 और 2 से ये कैंसिल होगा, तो आपका ये आंसर आ गया I = 7.0, दैट मीन 7 ही है वो, तो आपका साइन इंटू साइन π/3, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आपका कितना हो जाएगा साइन π/3 मतलब साइन 60, ठीक है ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा, लेट से हमने कह दिया भाई 6.1 एम्पियर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आप कर पाओगे। अच्छा, इसी तरह से एक ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कैलकुलेशन मिस्टेक को जो है देख लेना, ठीक है। अच्छा देखो, इसके बाद जो है सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक बार उसको समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। ए 40 ओम इज कनेक्टेड टू AC 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, है ना। तो मतलब हमने क्या कह दिया, सॉरी 40 ओम है ना, तो देखो 40 ओम की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका 220 वोल्ट AC से कनेक्टेड है, हमने इसको लिख दिया 40 ओम, और ये 220 वोल्ट AC से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी वैल्यू हो गई ERMS। ये आपकी देखो 220 वोल्ट दे दिया ना, तो हमारे जितने भी अप्लायंसेज या फिर जितने भी जो सिस्टम होता है उस पर अगर लिखा हुआ है यदि कुछ, तो वो RMS वैल्यू हमेशा लिखी होती है, RMS वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है। तो ERMS इतना हो गया, ठीक है, 40 ओम रेजिस्टेंस हो गई। चलिए भाई, आपसे कह दिया सबसे पहले इसमें 50 हर्ट्ज की जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको 50 हर्ट्ज लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, फाइंड मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है कि आपको जो है I max निकालना है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको पता है भाई I max = ध्यान देना √2 टाइम्स ऑफ IRMS, √2 टाइम ऑफ IRMS। अब जरा सोचो, √2 तो हमारे पास है, लेकिन IRMS हमारे पास नहीं है, जरा देख के बताओ उसमें IRMS कहाँ है, बोला नहीं है। तो निकालने का तरीका क्या, I max = √2 इंटू IRMS का फॉर्मूला, भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो हमने क्या लिख दिया भाई E0 अपॉन ERMS अपॉन आपका जो है रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 40 ओम। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा I max = √2 इंटू ERMS की वैल्यू 220 इंटू जो है आपका R दिया हुआ है 40, तो यहाँ से ये हो जाएगा, आपको बचेगा I max = √2 इंटू 5.5, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एम्पियर में आंसर हो जाएगा, ये निकाल दिया अपन ने। ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू। अब जो है ये वाला पॉइंट समझना, टाइम टेकन बाय करंट टू रीच RMS वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम। इसका मतलब है कि हमें ये निकालना है, अगर हमारे पास जो करंट है वो यहाँ से इस तरह से ऐसे फ्लो होता है, ये रही आपके पास, ये देखो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये रही आपके पास जो है मैक्सिमम वैल्यू I max, ठीक है, और यहाँ पर इससे कम पर होगी जो है आपके पास आपकी RMS वैल्यू, ये मैक्सिमम छोटी होती है। तो बस हमें ये निकालना है कि देखो ये यहाँ तक RMS तक करंट पहुँचेगा, तो मैक्सिमम से RMS तक पहुँचने में करंट ने कितना टाइम लिया, जैसे मैक्सिमम अगर 10 है, ठीक है ना, तो RMS 7 है, तो कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि I max मैक्सिमम तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो सिंपल सी बात, हमने कहा यहाँ से कि देखो I = होता है आपका I0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो देखो हमने कहा कि अगर आपका मैक्सिमम करंट हो, तो मैक्सिमम करंट है तो क्या पुट करेंगे भाई I0, करंट आपका मैक्सिमम पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो हमने कहा I0 पहुंचने में इसको टाइम लगा T1, I0 पहुंचने में टाइम लगा T1। अच्छा, तो हम क्या करेंगे भाई I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये होगा साइन ओमेगा
T1। तो यहाँ से ओमेगा T1 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो ओमेगा T1 की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, दैट मीन्स आपका π/2, π/2। चलिए भाई, इसके बाद देखो यहाँ से अगर हम T1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितनी हो जाएगी ये π/2 ओमेगा, ये हो जाएगी T1 की वैल्यू हो गई। चलिए भाई, या फिर हम इसको सिंपल इतना बोलते हैं कि चलो अभी हमने निकाल दी ओमेगा T1 की वैल्यू। नाउ ध्यान से देखो, इसके बाद हमने कह दिया कि अब जो है ये तो आगे, ये देखो यहीं से हमने स्टार्ट किया भाई, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहीं से स्टार्ट करो भाई, I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा T, ठीक है। नाउ अब जो है वैल्यू क्या निकालनी है भाई, मैक्सिमम पर अगर हमने पहुंचा, मैक्सिमम पे अगर पहुंचा होगा तो ये क्वेश्चन लगेगी, और अगर I से जो है वापस कहाँ पहुंचेगा IRMS पर। तो देखो जब I आपका देखो IRMS होता है तो हमने क्या लिखा भाई I0 और जो है आपका साइन ओमेगा T, साइन ओमेगा T1, ठीक है, T2 लेट से। अब देखो हमने क्या कहा कि भाई जब जो है RMS वैल्यू पर करंट की वैल्यू पहुंचती तो उस समय टाइम होता है T2। तो IRMS को आप क्या लिखते हो, I0/√2 इज इक्वल टू I0, और ये हो गया आपके पास साइन ओमेगा T2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या लिखोगे उसको, ये देखो ये हमने सबसे पहले काम किया, यहाँ तक काम कर लिया। नाउ इसके बाद अपन काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करा हमने कि ओमेगा T2 की वैल्यू निकालोगे, ओमेगा T2 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा आपका साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। नाउ तो ओमेगा T2 की जो वैल्यू आ गई वो हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होता है आपका π/4, ठीक है ना, मतलब आपका 45 डिग्री। चलिए भाई, ओमेगा T2 तक पहुंचने में जो है दैट मीन्स ओमेगा T2 की वैल्यू इतनी आ गई। नाउ अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे भाई, ओमेगा T2 माइनस, या फिर ऐसा कर लो ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2, है ना, ये आपकी RMS है, ठीक है, RMS तक पहुँचने का, या आपका जो है मैक्सिमम तक पहुँचने का। हमने क्या कर लिया भाई, ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 कर लो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा π/2 माइनस π/4, ठीक है ना। चलिए, तो ओमेगा T1 माइनस आपका ओमेगा T2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा π/4। चलिए, तो हमने क्या किया भाई, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आपका हो गया π/4 इंटू ओमेगा, π/4 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू π/4 इंटू ओमेगा की जगह क्या पुट करोगे, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 50 हर्ट्ज। चलिए भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/52 जा, चलिए 1/400, ठीक है ना। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/400 सेकेंड, 1/400 सेकेंड। तो जो है इसको IMAX से RMS तक पहुंचने में 1/400 सेकेंड लगेंगे। ये बात आपको समझ में आती है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो आपकी। नाउ इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, जरूर बताएं। पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और बहुत जल्दी इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। थैंक यू गाइस।